चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज चैप्टर 3 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। देखिए अब थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। अगर आपको इकोनॉमी में मैंने जैसे बताया था पिछले चैप्टर में कि डिमांड बहुत बहुत ज़रूरी होती है। अगर डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो बेसिकली इनकम जनरेट नहीं होगी। ठीक है, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी और बहुत सारी जो दिक्कतें आपको फेस करने को देखने को मिल सकती है। फाइन, तो ये तो बात रही डिमांड की। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए डिमांड जनरेट तभी होगी जब आप कंज्यूमर बिहेवियर को समझेंगे। अगर आपने कंज्यूमर के पैटर्न को समझ लिया, कंज्यूमर के डिमांड करने के तरीके को समझ लिया, फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा बेसिकली इकोनॉमी को स्टडी कर पाना, अच्छी पॉलिसीज़ बना पाना, डिमांड को जनरेट कर पाना। सो डेफिनेटली आपके जो बहुत ही इकोनॉमी में एक तरह की फिजिबिलिटी बढ़ जाएगी, एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना या कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ाना। चलिए अब इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाने के ना दो तरीके बताए गए हैं, दो तरीकों से आपको पढ़ाई जाती है। एक होती है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, और दूसरी होती है आपकी इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जिसे बोलते हैं आईसी कर्व एनालिसिस बोलते हैं या इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब ये जो आपकी दी थी इट वाज गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल, ये दी थी आपके प्रोफेसर मार्शल ने। ठीक है, सो दिस वाज द मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस वाज गिवन बाय द प्रोफेसर मार्शल। और जो आपकी इनडिफरेंस कर्व की जो इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो दिया था आपका जे.आर. हिक्स ने। ठीक है, या हिक्सियन थ्योरी बोलते हैं इसको। तो जो दूसरी वाली है आपकी इंडिफरेंस कर्व थ्योरी, उसे क्या बोलते हैं, हिक्सियन थ्योरी बोलते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मार्शलन थ्योरी। सो बेसिकली मैं फिर से बता रहा हूँ कि कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ने के लिए आपके पास दो थ्योरीज दी गई हैं। एक तो है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस और दूसरी है आपकी इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों में से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे मैं सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, और बेसिकली आपको कैसे अटेम्प्ट करना है उनको वो भी बताऊंगा। तो ऑल द थिंग्स विल डेफिनेटली कवर इन दिस गोइंग पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने जैसे चैप्टर में आपको डिमांड के बारे में, चैप्टर 2 में डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड वो सब चीज़ें हमने क्लियर कर ली थी। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरियस थ्योरी विच इज डेवलप्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एक्सप्लेन द कंज्यूमर बिहेवियर, बिकॉज कंज्यूमर बिहेवियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब इसे दो तरीकों से बताया जाता है, मैं तो ऑलरेडी आपको बता दिया। एक है आपकी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसे मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं, और दूसरी आपकी ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसे इनडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं। इसे दिया था मार्शल जी ने, प्रोफेसर मार्शल ने, और इसको दिया था जे.आर. हिक्स ने। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। चलिए, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो मार्जिनल यूटिलिटी और कार्डिनल यूटिलिटी होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको इसकी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। अगर 2 मार्क्स में आ जाता है कि व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस और व्हाट डू यू मीन बाय द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, सो यू शुड नो। सो व्हाट डज इट मीन, सो इट मीन्स a consumer will be in equilibrium when he or spends his income on the purchase of different goods and services in such a way that he has maximized the total utility. So basically इसका मेन मकसद क्या होता है, इसका मेन मकसद होता है कंज्यूमर को क्या करना, इक्विलिब्रियम में लेके आना, है ना। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब उसको आप उसकी इनकम दे देते हो और वो डिफरेंट परचेज करता है डिफरेंट गुड्स। ठीक है, ताकि उससे क्या हो जाए, उसकी मैक्सिमम यूटिलिटी उसे प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, ताकि क्या हो, उसे मैक्सिमम यूटिलिटी प्रोवाइड हो जाए। तो ये होती है बेसिकली हमारी एक ऐसी कंडीशन इक्विलिब्रियम की, या बेसिकली आप कह सकते हो इक्विलिब्रियम विच विल स्टडी अंडर द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। इसमें आपको एक अजम्पशंस लेके चलना पड़ता है कि जो कंज्यूमर है वो रेशनल है, वो बेवकूफ़ नहीं है, पागल नहीं है। ठीक है, वो एक सेंसिबल इंसान है, उसे सही और गलत का पता है। ठीक है, और वो क्या कोशिश करेगा, वो ये कोशिश करेगा कि जब भी उसको इनकम दी जाए या पैसे मिले, उससे वो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करे। अब यूटिलिटी वर्ड एक्चुअली होता क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होगा जब उसे आप क्या करेंगे, इनकम दे देंगे, और वो इनकम स्पेंड करेगा डिफरेंट गुड्स में इन सच अ वे कि उसे मैक्सिमम यूटिलिटी हो, या यूटिलिटी का यहाँ मतलब समझ लीजिए सेटिस्फैक्शन। ठीक है, हाइयर सेटिस्फैक्शन हो। ठीक है, चलिए, ओके, नाउ कम टू द
नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। अब ये बात ध्यान रखिए, जितने भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं हम इस थ्योरी के अंडर पढ़ रहे हैं या इस एनालिसिस के अंडर पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, ये चीज़ किसका कंसेप्ट है। देखिए साफ साफ लिखा है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है, इसका नाम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी है। तो यहाँ पे यूटिलिटी वर्ड हो गया, तो इसमें जितने भी टर्म्स रिलेटेड आएंगे यूटिलिटी के, वो आपके ऑटोमेटिकली इसी थ्योरी के पार्ट होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे यूटिलिटी आपको समझना पड़ेगा, ये बेसिक आपका एक यूनिट है इस थ्योरी का। यूटिलिटी किसे बोलते हैं? कोई भी गुड की जो वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर होती है, अ वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड द यूटिलिटी। ठीक है, कि मतलब वो गुड उसे एक इंसान को, एक ह्यूमन बीइंग को कितना अच्छे से बेसिकली सेटिस्फाई कर पाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अ ब्रेड हैज़ पावर टू सेटिस्फाई हंगर, बुक्स फुलफिल आर डिजायर फॉर नॉलेज, टीवी सेटिस्फाई आर डिजायर फॉर एंटरटेनमेंट एंड सो ऑन। सो बेसिकली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यूटिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी। तो बेसिकली आप एक वर्ड में कैसे समझाना चाहो तो बेसिकली है क्या, ये सेटिस्फैक्शन ही है आपका। अब आप बोलोगे सर इतनी छोटी चीज़ क्यों पढ़ाई जा रही है? देखिए अगर आपको कोई चीज़ सेटिस्फाई करती है, वही चीज़ तो कोई भी चीज़ें प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो कोई भी बेसिकली जो भी एक फर्म है, कोई भी एक आउटपुट यूनिट है, वो ये कोशिश करेगा कि मैक्सिमम यूटिलिटी किसी कंज्यूमर को कहाँ हो रही है, और अगर वो उसे पॉइंट मिल जाता है तो डेफिनेटली वो अपना प्रोडक्शन उस पॉइंट तक लाने की कोशिश करेगा। चलिए, अब यूटिलिटी का कुछ क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं, ये आपका 2 मार्क्स के लिए आप पूछा जा सकता है कि सबसे पहले क्या होता है, यूटिलिटी सब्जेक्टिव होता है। मतलब यूटिलिटी आपका डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब मेरे लिए किसी चीज़ के लिए यूटिलिटी ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ऑरेंज पसंद है और मेरे पास एप्पल भी है, मान लीजिए मुझे ऑरेंज ज़्यादा पसंद है तो मेरी यूटिलिटी ऑरेंजेस में ज़्यादा होगी। लेकिन मान लीजिए कोई मेरा ही फ्रेंड है, उसे एप्पल ज़्यादा पसंद है, ठीक है, तो डेफिनेटली उसके लिए एप्पल की यूटिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये है सब्जेक्टिव, मतलब ये इंसान टू इंसान या पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, और इट विल डेफिनेटली वेरी टू पर्सन बिकॉज एवरी पर्सन नेचर इज डिफरेंट। नेक्स्ट है यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल, कि यूटिलिटी मेजर नहीं हो सकती। ठीक है, दो आपको इस थ्योरी में जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, ठीक है, इस थ्योरी में जो प्रोफेसर मार्शल हैं, उन्होंने इसको मेजर किया है, मतलब एक हिपोथेटिकल मेजर किया है एक थ्योरी समझाने के लिए, लेकिन एक्चुअली में आप इसे मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मैंने एक यूनिट ऑरेंज का खाया, तो मैं उसे ये थोड़ी कहूँगा कि मुझे इसमें से 10 यूटिलिटी मिली है, 20 यूटिलिटी मिली है, 50 यूटिलिटी मिली है। बेसिकली मैं उसको मेजर नहीं कर सकता नंबर्स में। ठीक है, इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स, फाइन, इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन ऑब्जेक्टिव टर्म्स, बेसिकली बिकॉज सेटिस्फैक्शन इज नॉट मेजरेबल, इट इज ओनली थिंग टू बी फेल्ड। आप चीज़ उसे फील कर सकते हो, लेकिन उससे क्या कर सकते हो, बेसिकली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू हिम यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स by the amount of money the consumer is willing to pay for a unit of a commodity. Some economists measure the utility in the terms of subjective called utils. तो बेसिकली हम इसकी आप जैसे बोलते हो हर किसी का एक ऐसा यूनिट होता है ना फिजिक्स में, वैसे ही यूटिलिटी का ऐसा यूनिट, या यूटिलिटी को किस में मेजर किया जाता है, यूटिल्स में मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर कोई मेजर करने की कोशिश भी करता है तो उसको फिर क्या कहते हैं, यूटिल्स में मेजर करते हैं उसे। चलिए, नेक्स्ट है कि यूटिलिटी रिलेटिव इन नेचर होती है, मतलब यूटिलिटी इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज बिकॉज ऑफ इट्स सब्जेक्टिव नेचर, इट इज रिलेटिव टू पर्सन नीड। मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि सब्जेक्टिव है, एक पर्सन के मान लीजिए किसी का इंटरेस्ट और किसी में है, और किसी उसके इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर किसी दूसरे कमोडिटी में है, तो उस कमोडिटी के लिए उसके लिए क्या हो जाएगी, आपका यूटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर किसी के लिए कोई और है तो उसके लिए और हो जाएगी। बेसिकली क्या है, ये रिलेटिव इन नेचर है, इट इज़ रिलेटिव फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना। ये जो एक पर्सन टू पर्सन भी हो सकती है, प्लेस टू प्लेस भी हो सकती है। अगर आप गर्म जगह पे रहते हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए यूटिलिटी किस चीज़ की हाई होगी, पेप्सी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ओके, आइसक्रीम हो गया। सो ये सारी चीज़ों की आपके लिए गर्म जगह पे आपकी यूटिलिटी हाई होगी एट द सेम टाइम। ठीक है, और अगर आप ठंडी जगह पे रहते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको सूप हो गया, इसकी मैगी हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ों की यूटिलिटी आपके लिए हाई रहेगी। ओके, देन यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। देखिए, यूजफुलनेस अलग चीज़ होती है, यूटिलिटी अलग होती है। यूटिलिटी डज नॉट इम्प्लाई दैट गुड इज यूजफुल, ऐसा कुछ नहीं है कि वो गुड यूजफुल है। ठीक है, मान लीजिए आपकी स्मोकिंग की हैबिट है, तो उसमें वो भी तो आपकी तरह आपको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रही है, वो आपके एडिक्शन को, मतलब एक एडिक्शन, आपका जो एडिक्शन हो सकता है इन सब चीज़ों के लिए, वो आपको कहीं ना कहीं मेंटली आपको एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रही है। अगर आप अल्कोहल करते हैं तो आपको बेसिकली मे बी सो कॉल्ड आपको एक एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रही है, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंजरियस टू हेल्थ। सो आई हैव अ वेरी काइंड रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ डोंट गो इन ऑल दोज थिंग्स। बहुत बच्चों की यहाँ पे लाइफ बर्बाद हो जाती है इस चक्कर में। ठीक है, सो प्लीज़ डोंट गो इन दोज थिंग्स।
एंड ठीक है, और इतने पॉइंट्स बहुत है, 4 पॉइंट्स मैंने बता दिया आपको, कोई भी 2 से 3 पॉइंट याद रखिएगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा यूटिलिटी के ऑप्शंस, यूटिलिटी के आपको फीचर्स नहीं पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले क्या, यूटिलिटी सब्जेक्टिव होती है, यूटिलिटी रिलेटिव इन नेचर होती है। यूटिलिटी का ये मतलब नहीं कि वो यूज़फुल हो, ठीक है, वो प्रोडक्ट यूज़फुल हो इन द टर्म्स ऑफ आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग, आपकी बेसिकली कल्चर के रिगार्डिंग या सोसाइटी के रिगार्डिंग, ये जरूरी नहीं है कि वो यूज़फुल होनी चाहिए, बट क्या है, सिंस वो सेटिस्फाई कर रही है आपको, तो उसे आपके लिए क्या है, वो यूटिलिटी है। चलिए, अब आपको यूटिलिटी जो है, आपका जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट किसका है, सबसे पहले आप कौन सी याद कर रहे हैं, कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये याद रखिएगा आप, हम पढ़ रहे हैं कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी या मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके अंडर पे हमने क्या पढ़ लिया, यूटिलिटी के डेफिनेशन पढ़ लिया अभी तक, यूटिलिटी के हमने फीचर्स पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। देखिए, यूटिलिटी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक होता है आपका टोटल यूटिलिटी और एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसको विद द हेल्प ऑफ टेबल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस आ सकता है आपका 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टी यू, दैट इज टोटल यूटिलिटी, एंड द मार्जिनल यूटिलिटी। तो आपको टी फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, टी यू और एम यू, वो भी बता दूंगा क्या लिखेगा। दूसरा एक क्वेश्चन एक और आता है कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन द टी यू एंड एम यू, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो मैं आगे डायग्राम भी इसका, तो वो भी समझा दूंगा आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन यूटिलिटी के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका डेफिनेशन हो गया, एक आपके उसके फीचर्स हो गए, और बेसिकली आपका एक क्वेश्चन हो गया कि टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है कि व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, ये भी 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, इन दोनों के डिफरेंस भी पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन जो मैंने बताया कि इन दोनों में रिलेशनशिप क्या होती है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि दोनों होते क्या है। टोटल यूटिलिटी है ना, टोटल यूटिलिटी होता क्या है। टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन विच यू डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम कंजप्शन ऑफ द ऑल द कमोडिटी। मान लीजिए कि आप एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, आपने पहला यूनिट कंज्यूम किया, आपको मान लीजिए 10 यूटिल्स मिले। मैंने आपको बोला था कि यूटिलिटी मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इस थ्योरी में प्रोफेसर मार्शल जी ने इसको ये एज्यूम किया है कि हम मान लेते हैं कि हम कुछ भी जो यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उससे हमें क्या मिल रही है, यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है। तो मान लीजिए एक एप्पल खाने से मुझे 10 यूटिल्स मिल रही है, अगर आप उसे मेजर करते हो तो किस में मेजर करते हैं, यूटिल्स में, मैंने बताया था, है ना। अगर आप दूसरा कंज्यूम कर रहे हो तो मान लीजिए आपको कितनी मिल रही है, मान लीजिए 15 मिल रही है, तो मैं इसकी टोटल यूटिलिटी कैसे निकालूंगा, मैंने 2 यूनिट्स कंज्यूम किए तो टोटल यूटिलिटी कितनी हुई, 25। तो टोटल यूटिलिटी जितने भी टोटल कंजप्शन करने के बाद हमें मिली है, दैट इज हमने 2 एप्पल खाए हैं और दोनों एप्पल से हमें कितनी मिली है, 25। तो 25 हमारी होगी टोटल यूटिलिटी। तो हमारी, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर कि क्या है कि जितने आप टोटल कंज्यूम करते हैं, जितने आपने क्या है टोटल एप्पल कंज्यूम्स किए, ठीक है, उससे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी, देखिए टोटल यूनिट्स कितने की हमने 2 की है, उससे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी कितनी है, 25। तो 25 बेसिकली क्या है आपका हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपने 1 किया है 10 और दूसरे से आपको मिल रही है सिर्फ 5, ठीक है, मान लीजिए कम हो गई, तो आपको टोटल कितनी हो गई, 15 हो गई, फाइन। सो दिस इज द थिंग, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। अब देखिए, अब आ जाइए मार्जिनल यूटिलिटी में। मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव। अब आपको एडिशनल कितनी हुई, ठीक है, एडिशनल यूटिलिटी कितनी हुई, देखिए वेरी वेरी सिंपल, मतलब आपने पहला कंज्यूम किया मान लीजिए 10, दूसरा कंज्यूम किया, दूसरे से मान लीजिए आपको फर्स्ट से मिल रही है 10 यूटिलिटी, दूसरे से मिल रही है मान लो 15, तो एक जब आपने एडिशनल कंज्यूम किया तो एडिशनल कितनी मिली आपको, 5 मिली, तो वो होती है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जब एक और यूनिट आप बढ़ाते हो तो उसकी वजह से कितनी बेसिकली आपको क्या मिलती है, एक्स्ट्रा यूटिलिटी प्रोवाइड होती है। तो मैं पहले जब 1 कंज्यूम कर रहा था तो मुझे 10 मिली, जैसे ही मैं सेकंड पे आया तो कितनी हो गई मेरी 15, तो एक्स्ट्रा कितनी मिली मुझे, 5 मिली। सो दिस इज कॉल्ड द बेसिकली योर मार्जिनल यूटिलिटी, कि मतलब एक और मान लीजिए तीसरा बढ़ाते हो आपकी हो गई 20, तो तीसरे में भी कितनी आएगी, 5 आएगी, है ना। मान लीजिए चौथा है आपकी 30 हो गई, है ना, तो कितनी एक्स्ट्रा हुई, 10 हुई। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी, कि मतलब जब एक एक्स्ट्रा आप कंज्यूम करते हो या अपना कंजप्शन को 1 यूनिट बढ़ाते हो तो उससे आपको ड्राइव होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होती है। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर विद दिस। तो वो एक आपको ये चीज़ अब एक डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए आपको डायग्राम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इन्होंने, यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपने एक मान लीजिए कोई मैंगो कंज्यूम कर रहे हैं, मैंगो खा रहे हैं, तो सबसे पहले आपका क्या है, 0। तो यहाँ पे टी आपकी क्या है, टोटल यूटिलिटी। जब आप कुछ चीज़ कंज्यूम ही नहीं करेंगे तो क्या उससे कुछ यूटिलिटी प्रोवाइड होगी, नहीं मिलेगी, तो आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एक एक्स्ट्रा यूटिलिटी जब आप कंज्यूम करेंगे। तो 0 पे तो हमने क्या एक्स्ट्रा, हमने कुछ खाया नहीं, तो एक्स्ट्रा क्या हम खाएंगे, ठीक है। सो वी हैव नॉट कंज्यूम्ड एन एक्स्ट्रा थिंग, सो इट इज़ अ 0 लेवल, तो हमारे यहाँ पे अनडिफाइंड होती है, ध्यान रखिएगा।
अच्छा, कई बार आपका वाइवा में एक टीचर पूछ सकता है आपसे कि मान लीजिए कि अगर यूनिट्स ऑफ मैंगो आपकी कोई भी कमोडिटी ले सकते हैं, अगर आप वो जीरो कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे आपके मिलने वाली टीयू और एमयू क्या होगी। तो आप बोलेंगे टीयू तो जीरो होगी क्योंकि कुछ हमने कंज्यूम ही नहीं किया, तो उससे टोटल यूटिलिटी का खाक होगी, और मार्जिनल यूटिलिटी अनडिफाइन होगी बिकॉज वी कैन नॉट डिफाइन, जब हमने एक एक्स्ट्रा कंज्यूम करेंगे तभी बता पाएंगे। अब दूसरा उसने फर्स्ट किया, ठीक है, फर्स्ट में उसे टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, 10 मिली। अब देखिए कैसे कैसे निकालते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, उससे एक पहले वाला माइनस कर दीजिए। ऑब्वियसली बात है, एक एडिशनल है ना, एडिशनल फाइंड करेंगे क्या, हम पीछे वाले से तो माइनस करेंगे। मतलब जीरो से जब आप एक में आए, जीरो से वन में आए तो वन में आपको कितनी मिली, 10, तो एडिशनल कितनी मिली, 10 ही तो मिली क्योंकि 10 माइनस जीरो। ठीक है, अब आगे और अच्छे समझ जाएंगे। मान लीजिए आप एक से दो में आए, आपने एक यूनिट फिर बढ़ा दिया, तो यहाँ से 17 माइनस 10, तो एडिशनल कितनी मिली, 7 मिली। ठीक है, फिर आप दो से तीन में आए तो 21 माइनस 17 दैट इज़ 4। ठीक है, फिर तीन से चार में आए तो 22 माइनस 21 1। मतलब जब आप थर्ड यूनिट से फोर्थ यूनिट मैंगो कंज्यूम करते हो तो आपको टोटल मतलब यहाँ पे 22 मिलती है। तो एडिशनल कितनी मिली, एडिशनल तो सिर्फ 1 ही मिली ना। ठीक है, और फिर जब फोर्थ से फिफ्थ में आए मतलब आपने 22 और 22, तो यहाँ पे देखिए आपकी क्या है, एडिशनल यूनिट जीरो है क्योंकि आपको फोर्थ यूनिट तक कितनी मिल रही थी, 22 मिल रही थी, फिफ्थ यूनिट पे भी आपको 22 मिल रही है, तो आपकी कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, यहाँ पे एमयू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी क्योंकि एडिशनल कुछ हुआ आपको नहीं, जितनी पहले मिल रही थी उतनी ही मिली। अच्छा, सिक्स पे देखो आपके 19 कम हो गई तो आपकी ऑब्वियसली बात है देखो माइनस में आ गया, तो 19 माइनस 22 माइनस 3। तो बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए आपको एक प्रीवियस माइनस करना है, आपकी क्या आ जाएगी, मार्जिन यूटिलिटी आ जाएगी। कई बार ये 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल भी आ जाता है, आपको टोटल यूटिलिटी दे देगा, आप फाइंड करिए कि उसकी मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है। तो सिंपल 10 माइनस जीरो 10 के आगे, 17 माइनस 10 17 के आगे, 21 माइनस 17 4 के आगे, 22 माइनस 21 1 के आगे, 22 माइनस 22 0 के आगे, 19 माइनस 22 माइनस 3 के आगे। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। ठीक है, उसके बाद आ जाइए इसका फॉर्मूला, देखिए वही फॉर्मूला क्या होता है, एम यू क्या होता है बेसिकली आपका, एम यू एनथ मतलब एम यू को कोई भी टर्म मतलब टी एन एनथ मतलब कोई भी टर्म अगर निकालना होगा तो टी यू एन माइनस वन, वेरी सिंपल। देखो एन माइनस वन यहाँ पर क्या बनता है, सॉरी, ठीक है, एन माइनस वन, व्हाट डू यू मीन बाय एन माइनस वन। देखिए एन माइनस वन का क्या मतलब है, एन माइनस वन का वही मतलब है, मान लीजिए जब वन कंज्यूम कर रहे थे तो 10 है, दूसरी आपने मान लीजिए 17 है, तो एन माइनस वन मतलब देखिए ये हो गया आपका एन, और एन माइनस ये हो गया आपका एन माइनस वन। बेसिकली टू मान लीजिए एन है, तो एन माइनस वन कितना हो गया, वन ही तो हो गया। तो बेसिकली आपने कैसे निकाला यहाँ पे 17 और एन माइनस वन आपका क्या है 10। तो वही चीज़ आपकी बताई गई है कि मतलब n माइनस वन क्या होता है, एक प्रीवियस वाला बेसिकली, है ना। मेरी बात समझ में आई। तो जैसे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मान लीजिए आप इसको इस पे निकालनी है, एम यू वन निकालनी है आपको। ठीक है, तो क्या होगी आपकी टी यू वन माइनस टी यू वन माइनस वन। ठीक है, तो टी यू वन देखो, टी यू वन पे क्या है 10 है। अच्छा, टी यू वन माइनस वन मतलब वन माइनस वन कितना हो जाएगा, जीरो। तो टी यू जीरो हमारी किस पे, ऑब्वियसली बात है जीरो पे ही होगी, है ना। आपको पता है टोटल यूटिलिटी आपकी जब जीरो है तो ऑब्वियसली बात है आपकी टी यू आपकी जीरो पे क्या है, जीरो है, तो आपकी क्या हुई 10 आई। मैं एक और चीज़ बता के समझा देता हूँ, मान लीजिए आपको एम यू आपको टू निकालना है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है, टी यू टू माइनस टी यू टू माइनस वन, है ना। तो टी यू टू क्या है हमारा 17 है। अच्छा, टी यू टू माइनस वन क्या हुआ हमारा, वन ही हुआ, है ना। टू माइनस वन हमारा वन ही हुआ, तो टी यू वन क्या है हमारा 10, तो 17 माइनस 10 7। या सिंपली आप ये ध्यान रख लीजिए, एक एक प्रीवियस माइनस करना है, वही चीज़ वो बेसिकली मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा था, तो आप समझ में आ गया इसका फॉर्मूले का मतलब क्या होता है। और टी यू क्या होता है, सिंपली अगर टोटल आपको यूटिलिटी निकालनी है तो सबकी मार्जिनल यूटिलिटी को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, बेसिकली इस सबको आपको ऐड करना है। जब मार्जिनल यूटिलिटी केस में इन सबको ऐड कर दीजिए, आपका क्या आएगा, टोटल यूटिलिटी आती जाएगी। ठीक है, सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर अप टू हेयर। चलिए, देन है, तो ये आपको डेफिनेशन अगेन इसमें एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर रखी है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, द एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय एडिशन ऑफ वन मोर। मतलब जब एक यूनिट से आप दूसरा यूनिट कंज्यूम करते हो, आपका टीयू में कितना एडिशन होता है, मतलब पहले 10 थी फिर 17 हुई, तो कितना एडिशन हुआ, 7 से एडिशन हुआ ना, वो हमारी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, सम ऑफ ऑल द मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, जब आप सारी मार्जिनल यूटिलिटी को सबको ऐड कर देते हैं तो हमारी क्या आ जाती है, टोटल यूटिलिटी आ जाती है। ठीक है, सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। चलिए, अब एक क्वेश्चन आपका आता है, ये 3 मार्क्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन द टी यू एंड एम यू और द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए आपको इसमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन देनी है। अगर ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ टी यू दैट इज दिस वन, एंड डेफिनेशन ऑफ एम यू दैट इज प्रीवियस वन। ठीक है, इससे पहले जो ऊपर थी। उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है।
अब आपको मैं डायग्राम बताता हूँ, मैंने एक अलग वीडियो में भी इसे कवर कर रखा है, रिलेशनशिप ऑफ टी यू एम यू, तो आप वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए बेसिकली आपको ध्यान में क्या रखना है, सॉरी, ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है कि आपको क्या बनाना है, टी यू का ग्राफ। देखिए टी यू का ग्राफ हर समय ऐसे ही बनता है, और एम यू का ग्राफ आपका क्या होगा, ऐसे होगा। ठीक है, मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपका, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये आपका क्या है, टी यू का ग्राफ है, और ये आपका क्या है, एम यू का ग्राफ है। ठीक है, आपको हर समय ध्यान रखना है कि टी यू हमारा जीरो से शुरू होता है, और एम यू हमारा, ठीक है, एम यू हमारा विल ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ जाता है, और ये नेगेटिव में भी हो जाता है, एम यू जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। लेकिन टी यू हमारा ना ही तो जीरो हो सकता है, जीरो भी नहीं हो सकता, और हमारा क्या होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा। ठीक है, टी यू टोटल यूटिलिटी क्या जीरो हो सकती है, मतलब आप कुछ चीज़ खा रहे हो उससे कुछ आपको मिल ही नहीं रहा है ना, जीरो है तो ठीक है, टी यू सिर्फ टी यू जीरो होगा सिर्फ जीरो पे, यहीं टी यू जीरो हो सकता है। तो जहाँ पे जीरो है भी देखो, जहाँ पे आपने जीरो कंज्यूम किए वहीं पे आपको क्या है, बिल्कुल टी यू जीरो है। लेकिन अगर जब कंज्यूमर वन कंज्यूम कर रहे हो, टू कंज्यूम कर रहे हो, थ्री, तो आपकी टोटल यूटिलिटी कुछ ना कुछ डेफिनेटली होगी, भले कम होती जाएगी, लेकिन यहाँ पे कभी इस पर टच नहीं करेगी और कभी नेगेटिव में नहीं आएगी, ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात है, एम यू हर समय पॉजिटिव से शुरू होती है, फिर नीचे नीचे आती रहती है। ठीक है, कॉमन सेंस सी बात है कि मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या है, एडिशनल यूटिलिटी। तो ऑब्वियसली बात है, जब आप चीज़ कंजप्शन बढ़ाओगे एक से दो, दो से तीन, तो आपका जो सेटिस्फेक्शन है कम होता जाएगा, तो वही चीज़ें शो हो रही है ना। अभी आप एक ही चीज़ खाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो उसका कंजप्शन, तो उससे क्या होगा, बेसिकली आपका क्या होगा, एक इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तो रिलेशनशिप में आपको लिखना क्या है, सबसे पहले तो ये डायग्राम बना देना है ना, डायग्राम, ये डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करना है, एक्स एक्सिस में क्या शो करना है, नंबर ऑफ मैंगोज, और वाई एक्सिस में क्या करना है, टोटल यूटिलिटी। यहाँ पे आपको क्या शो करना है, टोटल यूटिलिटी शो करना है। ठीक है, जो ऊपर 17, 18, 19 आप देख रहे हैं, टोटल यूटिलिटी शो की गई है ग्राफ में, और यहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी शो की गई है। ठीक है, नाउ व्हाट थिंग यू हैव टू सी, देखिए जब ये टी यू बढ़ रहा है, जब ये टी यू इंक्रीज होता है, जब टी यू इंक्रीज होता है तो हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो पॉजिटिव रहता है। ये ध्यान रखना कि व्हेन टी यू इंक्रीसेस, ओके, व्हेन टी यू इंक्रीसेस मार्जिनल यूटिलिटी रिमेन्स पॉजिटिव। अब देखिए मैं आपको एक ये चीज़ आपको इससे समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसका क्या, देखो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था कि व्हेन टी यू इंक्रीसेस, जब हमारा टोटल यूटिलिटी बढ़ता है, देखो बढ़ रहा है, यहाँ तक बढ़ा है ना, हमारा एम यू देखो पॉजिटिव है, एम यू हमारा पॉजिटिव है, देखो यहाँ तक 22 तक बढ़ा, अप टू फोर्थ यूनिट ये इंक्रीज हुआ है टी यू। तो जब टी यू इंक्रीज करता है तब एम यू क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, ध्यान रखिएगा। जब टी यू इंक्रीज करता है तो एम यू क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ये चीज़ आपको पहली बात ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट आप क्या ध्यान रखेंगे, दूसरा पॉइंट आप जो लिखेंगे बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू में, कि जब टी यू आपका कांस्टेंट हो जाता है, मतलब टी यू बराबर हो जाता है या मैक्सिमम हो जाता है, टी यू कांस्टेंट या मैक्सिमम आप बोल सकते हैं, तब हमारा एम यू क्या होता है, जीरो होता है। देखियो इस पॉइंट पे, फिफ्थ पॉइंट पे आपका टी यू कॉन्स्टेंट हो गया, 22 हो गया। ठीक है, 22 दोनों सेम है, या आप कह सकते हो मैक्सिमम पहुंच गया फिफ्थ पे, फिफ्थ से 22 से ऊपर आप गए नहीं, तो बेसिकली एम यू उस पॉइंट पे क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब आपका टी यू फॉल होगा, मतलब टी यू आपका क्या है, टी यू फॉल हो रहा है, देखो ये टी यू फॉल हो रहा है, टोटल यूटिलिटी आप देखो 6 पे आपकी फॉल हो रही है, नीचे गिर रही है, तो आपकी एम यू हर समय क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। देखो एम यू नेगेटिव है। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जब तक आपका टी यू इंक्रीज करेगा, लिखना फर्स्ट पॉइंट, व्हेन टी यू राइसेस या टी यू इंक्रीसेस एम यू रिमेन्स, सॉरी एम यू रिमेन्स पॉजिटिव, एम यू पॉजिटिव रहता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब आपका टी यू मैक्सिमम होता है, देखो टी यू इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, टी यू जब मैक्सिमम हो जाता है आपका, तब आप एम यू क्या होता है, जीरो होता है। देखिए एम यू जीरो होगा क्योंकि जब प्रीवियस माइनस करेंगे आपका जीरो आएगा। अच्छा, सिक्स पॉइंट देखिए, सिक्स पॉइंट में क्या है, आपका टी यू फॉल हो रहा है। ठीक है, थर्ड स्टेज, इसे ये अगर स्टेजेस में डिवाइड करेंगे तो ये आपकी फर्स्ट स्टेज हो गई अप टू फोर्थ यूनिट, फिफ्थ आपकी सेकंड स्टेज है, और थर्ड स्टेज क्या है बेसिकली, जब टी यू आपका गिरता है, टी यू फॉल्स, व्हेन टी यू फॉल्स आपका एम यू क्या होगा, हर समय नेगेटिव होगा। देखो एम यू क्या है, नेगेटिव है, देखो -3 नेगेटिव है। तो ये 3 चीज़ स्टेजेस थी, पहले यहाँ तक। ठीक है, फिर ये फिफ्थ वाली एक अलग थी और सिक्स्थ वाली क्या है, अलग है। यहाँ पर एम यू का रहेगा आपका जीरो रहेगा, यहाँ पे एम यू आपका पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे एम यू लेस देन जीरो, नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, है ना। अब ये चीज़ इन्होंने दिखा रखी है, देखिए एम यू यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एम यू इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है। मतलब जब टी यू इंक्रीज करता है, देखो टी यू यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, सॉरी, जब टी यू आप यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है आपका,
जब टी यू इंक्रीज कर रहा है तो देखो एम यू पॉजिटिव है, जैसे ही टी यू मैक्सिमम पे पहुंचता है तो एम यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना। जैसे ही टी यू मैक्सिमम पे पहुंचा, ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम टेंजेंट लाइन ड्रॉ रखी, ये मैक्सिमम पॉइंट है। जैसे इस पॉइंट पे पहुंचा ये एम यू आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। और जैसे जब टी यू फॉल होने लग गया, नीचे गिरने लग गया, तो आपका एम यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो तीन स्टेजेस मैंने आपको दिखा दी। पहला है जब आपका टी यू इंक्रीज कर रहा है तब आपका एम यू ग्रेटर देन जीरो है। देखो ये ग्रेटर देन जीरो, ये पूरी स्टेज है, मतलब इस ये जो लाइन यहाँ तक, जब तक ये एक्स एक्सिस टच नहीं हो रहा, ये जो है मतलब जब टी यू इंक्रीज करेगा तो ये स्टेज रहेगी एम यू में, मतलब एम यू ग्रेटर देन जीरो होगा। अच्छा जब टी यू मैक्सिमम होगा, देखो टी यू मैक्सिमम पहुंच रहा है यहाँ पे, तो एम यू आपका जीरो हो गया, देखो यहाँ पे जीरो हो गया। और टी यू जब फॉल होगा तो आपका क्या है, एम यू नेगेटिव होगा। तो बेसिकली ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड आपका स्टेज है, और ये जो टी यू फॉल हो रहा है यहाँ से नीचे वाली, इस मतलब इसके ये वाली लाइन है, ये आपका क्या है, थर्ड स्टेज है। तो समझ में आ गया। पहले स्टेज पे आपका जब टी यू राइज होता है तो एम यू क्या होता है, पॉजिटिव रहता है। जब टी यू मैक्सिमम हो जाता है तो एम यू जीरो हो जाता है। और जब टी यू जब फॉल होने लगता है तो आपका क्या है, एम यू क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ये होती है रिलेशनशिप। यही 3 पॉइंट आपको विद डायग्राम मेंशन करने हैं एंड यू विल गेट द 3 मार्क्स, 3 आउट ऑफ 3। चलिए उसके बाद मैंने एक अलग सी वीडियो में भी कवर कर रखा है, लेकिन मुझे आई नो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। देखिए ये रिलेशनशिप है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि जब टी यू इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट पे, ध्यान डिक्रीजिंग रेट मत कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि टी यू का कब हर समय ऐसा होता है। तो टी यू यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे करता है ना। टी यू क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, बेसिकली उसे डिक्रीजिंग रेट बोलते हैं। जब भी ग्राफ आपका ऐसे बनता है तो ये डिक्रीजिंग रेट होता है, जब भी ऐसे बनता है तो ये इंक्रीजिंग रेट होता है, ठीक है। तो टी यू हमारा हर समय इंक्रीज करता है फर्स्ट स्टेज पे डिक्रीजिंग रेट पे, तब हमारा क्या होता है, एम यू पॉजिटिव रहता है, मैंने बताया था। अच्छा जब आपका टी यू क्या होता है, मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच जाता है, मतलब सब ये वाली स्टेज याद है, ये ऊपर वाली बिल्कुल ये वाली, तो एम यू वहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर एम यू बेसिकली इस पॉइंट पे, बेसिकली यहाँ पर ऐसे आप सीधा मान लीजिए, यहाँ पर एम यू क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। मतलब जहाँ पे टी यू मैक्सिमम होगा वहाँ एम यू जीरो हो जाएगा, और जहाँ टी यू डिक्रीज होगा, मतलब ये जो नीचे वाला है, वहाँ एम यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे साफ साफ इन्होंने वो 3 पॉइंट लिखे हैं, मैंने बता दिए आपको, समझा दिए। तो रिलेशनशिप आएगी, ये 3 पॉइंट लिख दीजिएगा और साथ में ये डायग्राम बना दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, 3 नंबर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप फिर से अब ध्यान रखना है कौन सी यूटिलिटी एनालिसिस के हम पढ़ रहे हैं। ये सब पढ़ रहे हैं हम मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंडर, प्रोफेसर मार्शल की थ्योरी पढ़ रहे हैं। अभी हिक्स की थ्योरी आएगी, ठीक है, अभी भी आधी है। तो इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू कवर द फुल वीडियो, फुल लेक्चर्स करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ज़्यादा लंबा जाएगा, तो यू विल ऑल्सो सी वन मोर पार्ट बिकॉज इट विल बी अदरवाइज वेरी वेरी लॉन्ग वीडियो, ठीक है। कोशिश करूंगा इसी वीडियो में कंप्लीट करने की, लेकिन आप भी स्टे ट्यून्ड, यू विल ऑल्सो गेट द नेक्स्ट पार्ट ऑल्सो। सो आई एम ट्राइंग टू, आई विल डेफिनेटली कवर द प्रोफेसर मार्शल की थ्योरी में इसमें पूरा कवर कर दूंगा। चलिए मीन्स कार्डिनल मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस वाली, उसका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 6 मार्क्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स के लिए बहुत बहुत आता है। तो जब भी आप 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो उसकी लेंथ रखिएगा थोड़ी, ये नहीं कि आप 4-5 लाइनों में से सम अप कर दे रहे हैं। सबसे पहले आप लिखिए स्टेटमेंट इसकी, तो मैं बताता जा रहा हूँ कैसे कैसे लिखना है। आप कई बच्चे कहते हैं कि सर बता दीजिए कैसे लिखना है, नोट्स दे दीजिए। देखिए मैं नोट्स नहीं देने वाला, आप खुद ही लिखेंगे, मैं आपको बहुत अच्छे से बता दे रहा हूँ कि आपको बेसिकली लिखना क्या है इस क्वेश्चन में। जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन बता दिया था आपको, वैसे ही ये क्वेश्चन भी बता दूंगा कि 6 मार्क्स के लिए आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले तो लिखनी है स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट यहाँ पे साफ साफ लिखिए। सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, मैंने आपको बताया था, प्रोफेसर मार्शल और अल्फ्रेड मार्शल जिनका पूरा नाम है, ठीक है, इनकी थ्योरी थी ये। तो ये उन्हीं की थ्योरी के अंडर पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है स्टेटमेंट भी ये लॉ भी उन्होंने दिया है। तो ये लॉ कहता क्या है, ये लॉ ये कहता है कि जैसे जैसे आप क्या करते हो, कमोडिटी इंक्रीज करते हो, मतलब कोई भी चीज़ को कमोडिटी उसका कंजप्शन बढ़ाते हो, तो उससे मिलने वाली आपकी जो एडिशनल यूटिलिटी है, बेसिकली जिसे मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, वो कम होती रहती है। बहुत सिंपल सी बात है। ये प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ये कह रहा है कि मान लीजिए आप एप्पल खा रहे हैं, है ना, आप एप्पल खा रहे हैं, आपने पहला एप्पल खाया, ठीक है, मान लीजिए कितनी भी आपको यूटिलिटी मिली होगी, फिर दूसरा खाया, फिर तीसरा खाया, तो जो इससे मिलने वाली जो एडिशनल है वो कम होती जाएगी। देखो आपने ये चीज़ आप देखी होगी, यहाँ पे भी आपकी जो एडिशनल यूटिलिटी है यहाँ कम होती जा रही है, ये देखिए, है ना। पहले आपने जब पहले यूनिट पे तो 10 मिली थी, कितनी हाई, 10 आपकी यूटिलिटी कितनी हाई थी। उसके बाद जब दूसरी खाई तो 7 मिली, जब तीसरी खाई तो 4 मिली, जब पाँचवीं खाई तो 1 मिली, जब पाँचवीं खाई तो कुछ नहीं मिला, और 6 खाई तो नेगेटिव हो गए आप।
है ना। नेगेटिव कौन सी स्टेज होगी, जब आप कुछ खा रहे हो तो आप वॉमिटिंग कर दोगे बेसिकली, है ना। आपको मतलब यहाँ तक कोई भी कंज्यूमर बेसिकली कहाँ तक कंज्यूम करना चाहेगा, इसे सिर्फ 4th यूनिट तक कंज्यूम करना चाहेगा। तो अगर ये पॉइंट आपको बेसिकली मिल जाता है कोई भी कंपनी को या कोई फर्म को या इकॉनमी को, तो वहाँ तक ही कोई भी प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। ऑब्वियसली बात, उसको फिर उसको वो प्रोडक्शन नहीं करेगा क्योंकि कंज्यूमर वहाँ खरीदेगा नहीं। तो अगर किसी फर्म को ये पॉइंट मिल जाता है उनका, तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रोडक्शन होगा नहीं होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ से जो 4 पॉइंट मतलब बेसिकली तो हुआ क्या, जैसे जैसे आपने यूनिट्स बढ़ाए वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम होती गई। इसे ही कहते हैं हम लॉ ऑफ DMU या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो ऊपर बेसिकली हम नीचे पढ़ रहे हैं ये लॉ, ठीक है। ये लॉ यही कहता है कि आपका क्या है, जैसे जैसे आप क्या करते हो यूनिट्स बढ़ाते हो किसी कमोडिटी के, उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहती है। देखिए अकॉर्डिंग टू मार्शल, द एडिशनल बेनिफिट ऑफ अ पर्सन ड्राइव फ्रॉम द गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ थिंग डिमिनिशेस विद द एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक ही हैज़, है ना। तो वही वाली बात है कि जैसे जैसे मतलब आप कोई भी यूनिट बढ़ाते रहते हो, कंजप्शन उसका बढ़ाते रहते हो, ठीक है, उससे मिलने वाली आपकी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होती रहती है। तो आपके लिए सिंपल, आप इसमें क्या ध्यान रखेंगे, एक तो यूनिट्स लिख लीजिएगा आप, है ना। उसके बाद आप TU मत बनाइएगा, सिर्फ ये आपकी यूनिट्स हैं, आप MU लिखिए इसके ऊपर। मतलब 1 से आपको कितनी मिल रही, 10 MU मिल रही थी, फिर 7 मिल रही थी, फिर 4 मान लीजिए, फिर 3 मान लीजिए, फिर 2। बेसिकली आपको रिड्यूस करते हुए चलना है, ठीक है। यू हैव टू गो ऑन रिड्यूसिंग, सो एज द यूनिट्स आर इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग, इसी को लॉ ऑफ DMU बोलते हैं। अच्छा, अब ये दिया था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वो सब प्रोफेसर इन द पॉलिटिकल इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स। चलिए अब इसके कुछ एजम्पशंस हैं, ऐसे नहीं कि हर जगह फॉलो होगी, इसके कुछ एजम्पशन है। सबसे पहले मार्शल जी ने बोला कि ये थ्योरी तभी काम करेगी, मतलब जैसे जैसे आप यूनिट्स बढ़ा रहे हैं आपकी मिलने वाली उससे मार्जिनल यूटिलिटी, ध्यान रखना टोटल यूटिलिटी का यहाँ कोई काम नहीं है। टोटल यूटिलिटी भले ही उससे मार्जिनल यूटिलिटी आएगी, लेकिन मेन इसका रिलेशन क्या है, यूनिट से है, मार्जिनल यूटिलिटी से है। टोटल यूटिलिटी से रिलेशन नहीं है, ध्यान रखना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का इसका मेन रिलेशन आपका यूनिट से है और MU से है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप क्या करते हो यूनिट्स बढ़ाते हो, MU फॉल होता रहता है। तो ऐसा होता कब है या कब होने के चांसेस है, या कभी तभी होगा, किस कंडीशंस में। तो सबसे पहले आपको ये एजम्पशंस भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर 6 नंबर का आएगा क्वेश्चन, तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखिएगा, फिर दूसरा आपको लिखना है एजम्पशंस। अच्छा, एजम्पशंस कितने लिखने हैं, एटलीस्ट 3 एजम्पशंस तो लिख ही दीजिएगा। 3 एजम्पशंस लिखेंगे, शॉर्ट करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 3rd नंबर पे डायग्राम आएगा, इसका बाद चौथे पे आपकी आएगी एक्सप्लेनेशन। तो ये 4 चीज़ें आपको मेंशन करनी है। अभी मैं ये 2 चीज़ें तो आपको बता ही दे रहा हूँ, उसका डायग्राम भी समझा दूंगा, एक्सप्लेनेशन भी बता दूंगा क्या लिखना है बेसिकली, और वो आपका कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा 6 मार्क्स के लिए। चलिए अब फर्स्ट देखिए एजम्पशन क्या है। फर्स्ट एजम्पशन ये है कि जो भी आप कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं ना, वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। ऐसे मान लीजिए अब एक एप्पल है, तो आप दूसरा भी उसी क्वालिटी का एप्पल खा रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपने अभी पहला तो हिमाचल वाला एप्पल खाया, फिर आपने सीधा कश्मीर पे चले गए, बहुत ही मतलब हाई लेवल पे। आप कोई भी खा, भले आप हिमाचल वाला कंज्यूम कर रहे हैं कि कश्मीर वाला कंज्यूम कर रहे हैं, आपको वो यूनिट सेम रखने हैं, मीन्स इट शुड बी आइडेंटिकल। अच्छा, अगर ऐसे अलग अलग होगा तो ऑब्वियसली बात है आपका मन चेंज हो जाएगा। फिर हो सकता है कि जो दूसरा वाली है वो ज़्यादा यूटिलिटी देने लग जाए, है ना। पहला वाला आपने हिमाचल वाला खाया, थोड़ा हल्के क्वालिटी वाला, दूसरा वाला आप कश्मीर वाला खा रहे हो, तो दूसरा वाला आपको ज़्यादा यूटिलिटी दे दे, तो ये थ्योरी फेल हो जाएगी फिर आपकी, क्योंकि आपका क्या है, हर बढ़ते यूनिट से आपकी MU कम होनी चाहिए। लेकिन इस पे क्या होगी, अगर मान लीजिए कोई बेटर अच्छी क्वालिटी वाला आपने खा लिया, उससे तो डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा, ये लॉ फेल हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी यू आर कंज्यूमिंग मस्ट बी आइडेंटिकल इन रिस्पेक्ट ऑल द रिस्पेक्ट्स इन साइज, कलर, डिज़ाइन, क्वालिटी एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है, तो आप एक्सेट्रा तक यहाँ सकते हैं, बहुत है, यहाँ तक लिख सकते हैं ऑल यूनिट से एक्सेट्रा तक। फर्स्ट पॉइंट इसका एजम्पशन का। सेकंड पॉइंट है दैट्स अ यूनिट मस्ट बी ऑफ द स्टैंडर्ड, मतलब वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, जैसे आप उसे नाप सकते हो, जैसे कप ऑफ वाटर हो गया, अ बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक हो गया, अ पेयर ऑफ शूज़ हो गया, अ फुल मैंगो हो गया, अ ग्लास ऑफ वाटर हो गया। तो उसी चीज़ में क्या कर सकते हो आप, फिर बेसिकली बता सकते हैं, क्योंकि जब तक कोई चीज़ यूनिट में डिफाइन नहीं होगी, मतलब एक यूनिट है क्या बेसिकली, एक मैंगो है या एक ग्लास ऑफ वाटर है, तभी तो आप बता पाएंगे कि मुझे दूसरा यूनिट क्या है, दूसरा यूनिट करने से इतनी मिल रही है, क्योंकि वो यूनिट से आइडेंटिकल होने चाहिए। इसलिए क्या होता है कि वो एक स्टैंडर्ड, सबसे पहले उसका एक स्टैंडर्ड, एक इट शुड बी मेजर्ड इन स्टैंडर्ड एंड इट शुड बी अ स्टैंडर्ड, ओके। उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, जैसे कप ऑफ टी, मतलब जिसका एक तरीके से एक मायना हो, ठीक है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। थर्ड है
दैट देयर शुड बी नो चेंज इन द टेस्ट, मतलब टेस्ट ऑफ कंजप्शन, जब मतलब आप जो ड्यूरिंग द कंजप्शन आपका टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। मान लीजिए आपने पहले क्या किया, हिमाचल वाला एप्पल, वही वाला सेम एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा कश्मीर में, तो कश्मीर में आपका टेस्ट बढ़ जाएगा, तो इससे मिलने वाली दूसरे में तो उससे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, तो वो लॉ फेल हो जाएगा। तो बेसिकली आपका क्या है, आपका टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। या आप ये सोच रहे हो पहला वाला यार, आपने आपने पहला वाला कश्मीर खा लिया, ठीक है, आप दूसरे वाला हिमाचल खा ले रहे हो, ठीक है, आप फिर हिमाचल में ज़्यादा टेस्ट आ जा रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कायदे से क्या है कि पहले आप एक ही यूनिट होना चाहिए, मतलब पहली बात तो कश्मीर है तो कश्मीरी होना चाहिए, हिमाचल है तो हिमाचली होना चाहिए, है ना। तो एप्पल कोई भी क्वालिटी का सेम होना चाहिए। उसी प्रकार आपका जो है कि मतलब देयर शुड बी द, आपका टेस्ट भी चेंज नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंजप्शन, है ना। चलिए, फोर्थ पॉइंट है कि आपकी जो कॉमोडिटी का जो कंजप्शन कर रहे हो कंटिन्यू होना चाहिए। मतलब मैंने अभी एक एप्पल खाया है, तो ये इसका मतलब नहीं कि मैं 5 घंटे बाद दूसरा एप्पल खा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है फिर इसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि मुझे फिर से भूख लग जाएगी। तो ये आपकी कंटिन्यू होनी चाहिए, मतलब कंटिन्यूस में कंजप्शन होना चाहिए, तभी आपकी लॉ ऑफ डीएमयू आपका होल्ड करेगा या फॉलो होगा, नहीं तो फॉलो नहीं होगा। तो 4 पॉइंट मैंने आपको बहुत सिंपल सिंपल बता दिए, ठीक है, कि आप उसको यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, ओके। कि मतलब जो टाइम इंटरवल है वो शॉर्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने अभी एक मैंगो खाया फिर आप शाम को खा रहे हो, मतलब यहाँ दोपहर को खा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है फिर जब दोपहर में खाओगे तो हो सकता है आपको पहले वाले से ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड हो क्योंकि आपको भूख लगी हो, है ना, और रात वाले में और भूख लगी हो, तो इन दोनों से ज़्यादा होगा। लेकिन हमारी थ्योरी क्या कहती है कि जैसे जैसे आप क्या करोगे, यूनिट बढ़ाओगे, आपसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होती रहेगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो 5 पॉइंट की जरूरत है, 4 पॉइंट मैंने बता दिए, इसमें से कोई भी 3 लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखनी है, मैंने बता दिया था स्टेटमेंट जो ब्लैक हेडिंग में, तो वो स्टेटमेंट थी। दूसरी बात है इसके अजम्पशन, 4 अजम्पशंस मैंने बता दिए, कहाँ से कहाँ तक लिखने हैं वो भी बता दिया मैंने आपको। अब थर्ड चीज़ आती है, दैट इज़ द डायग्राम, ओके। डायग्राम इसके दे रखा है, नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ, वेरी सिंपल है, ठीक है। डायग्राम देखिए क्या है, डायग्राम ये है, देखिए ये डायग्राम है, सॉरी दिस इज़ नॉट द डायग्राम, ओके। दो उसमें भी है लेकिन मैं आपको अलग से बना दे रहा हूँ, ठीक है। डायग्राम है, देखिए ये सिंपल सा एक डायग्राम आप बना ड्रॉ कर लीजिए। आप क्या करिएगा, एक ऐसा एक ग्राफ शो कर दीजिएगा, यहाँ पे आप यूनिट्स शो कर दीजिए जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी एप्पल कोई भी कॉमोडिटी का, यहाँ आप शो कर दीजिए मार्जिनल यूटिलिटी। तो ऑब्वियसली बात है क्या होता है, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते हैं, मतलब पहले 1 2 2 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो जैसे जैसे आप यूनिट्स बढ़ाते हो आपकी एम फॉल होगी, तो एम आपकी क्या होगी, फॉल होगी। देखो पहले पे सबसे ज़्यादा मिलेगी आपको, दूसरे पे फिर कम मिलेगी, तीसरे पे कम मिलेगी, चौथे पे। तो बेसिकली ये क्या है, एमयू का ग्राफ हो गया सिंपली, कि मतलब जैसे जैसे आपने यूनिट्स बढ़ाए, 1 से 2 में गए, 2 से 3, 3 से 4 में, आपकी एमयू ऊपर से गिरती हुई आ रही है, ठीक है। स्लोप देख रहे हो आप, है ना। तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो आप ये बना सकते हैं। उसके बाद आपको देना है सिंपल एक्सप्लेनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। इसका एक्सप्लेनेशन क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताना है कि रीज़न क्यों, क्या रीजंस है कि आपकी क्या है एमयू फॉल होती जा रही है। मतलब जैसे जैसे आपने यूनिट्स बढ़ा दी है 1 2 3, आपकी जो एमयू है मान लीजिए 10 7 फिर 3 4 2, फिर ये कम क्यों हो रही है। इसका रीज़न ये है, देखिए सिंपल सा रीज़न है कि आप क्या होते हो, आप क्या हो रहे हो, बोर हो रहे हो। उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी का जो डिज़ायर है वो आपका क्या है, फॉल होता जा रहा है। मीन्स द डिज़ायर फॉर दैट पर्टिकुलर कॉमोडिटी इज कंटिन्यूसली फॉलिंग एज यू आर कंज्यूमिंग द मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा भी है, देख लो, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द एडिशनल यूनिट्स डिक्रीजेस। क्यों, क्योंकि हमारी क्या इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर कम होती रहती है। सिंपल सी बात है, हमारी इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर, इसमें कीवर्ड याद रखिएगा कि इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर कम होती रहती है, हम बोर होते रहते हैं उस चीज़ से, इसलिए जैसे जैसे आप खाते जाओगे वो चीज़ आपको फिर कम अच्छी लगेगी, ठीक है। एक तो पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि इसका द सेकंड एक्सप्लेनेशन इज दैट इफ़ देयर आर मैनी यूसेस ऑफ द कॉमोडिटी, और जब कई बार क्या होता है उस कॉमोडिटी के बहुत ज़्यादा यूसेस होते हैं, तो आप क्या करते हो, उसका जो फर्स्ट वन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वही आप कंज्यूम करते हो, तो दूसरा वन आपका जो दूसरा उसका है उसे आप कम प्रेफर करते हो। तो ऐसे क्या होता रहता है, उस चीज़ पर्टिकुलर चीज़ के उसके आपके जो यूटिलिटी कम होती रहती है, क्योंकि उसने आपने जो पहले नंबर पर उसका बेस्ट पार्ट आपने यूज़ कर लिया, फिर दूसरे पे आप उसका बहुत कम यूज़ करोगे, तीसरे चौथे पे आप उसे यूज़ ही नहीं करोगे, क्योंकि जहाँ उसकी प्रायोरिटी थी आपने ऑलरेडी वहाँ यूज़ कर लिया होगा। सो 2 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन बता दिया, लॉ ऑफ डीएमयू। पहला आपका स्टेटमेंट रहेगी, दूसरी आपकी क्या रहेगी, अजम्पशंस रहेंगे, तीसरा आपका डायग्राम रहेगा, जो मैंने डायग्राम बता दिया सिंपल। ये डायग्राम आप जीरो भी शो कर सकते हो, क्योंकि एमयू जीरो भी होता है, मैंने ऊपर बताया था, नेगेटिव भी होता है। तो आप डायग्राम इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, ऐसे भी शो कर सकते हो, या आप बिल्कुल ऐसे भी शो कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। बेसिकली आपको इस फॉलिंग वाला एमयू दिखाना है। उसके बाद आपको क्या दिखाना है, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बता दी मैंने, सिंपली 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ज़्यादा इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक है, यहाँ तक लिख दिया, अप टू डिक्रीजेस लिखना है, और दूसरा पॉइंट आपको लिखना है
फ्रॉम हेयर टू ए फ्रॉम फॉलोड बाय फ्रॉम एंड सो ऑन, ठीक है, दैट मच इज इनफ, मोर देन इनफ, ठीक है। तो आपके ये हो गया पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन। चलिए अब है आपका बेटा थर्ड क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं मेन, सबसे मेन क्वेश्चन में। ये आपका क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फाइनली हम उस क्वेश्चन पे पहुँच ही गए जो हमें आपको बताना था, या जिसे हम पढ़ने के लिए बेसिकली इस थ्योरी को पढ़ रहे हैं। फिर से बता रहा हूँ, ये कौन सी थ्योरी के अंडर चल रहा है? ये आपका चल रहा है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस या मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंडर चल रहा है। अब अंडर द कार्डिनल यूटिलिटी, मतलब कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंडर हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फर्दर दो चीज़ों में डिवाइड है। सबसे पहला क्या है आपका? वन कॉमोडिटी केस, और दूसरा है टू कॉमोडिटी केस। टू कॉमोडिटी केस को हम क्या बोलते हैं आगे मैं बताऊंगा आपको, इसका दूसरा नाम भी है, ठीक है। ओके, सो फिलहाल आप कितना याद रखिए कि कंज्यूमर बिहेवियर को, देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले फिर से मैं आपको फटाफट रिवाइज कर दूं। हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर कौन सी थ्योरी के अंडर पढ़ रहे हैं? कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंडर। अच्छा, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंडर कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे हम, है ना। तो कंज्यूमर बिहेवियर दो अप्रोच से होता है। एक होता है आपका वन कॉमोडिटी अप्रोच, जिसमें आप एक ही कॉमोडिटी यूज कर रहे हैं, और दूसरा होता है टू कॉमोडिटी अप्रोच, ठीक है, टू कॉमोडिटी अप्रोच। और टू कॉमोडिटी अप्रोच का एक दूसरा नाम भी है, वो भी बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ये दोनों, ये भी 6 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ये भी 6 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्योंकि जब तक हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ही नहीं पता लगेगा कि कंज्यूमर कहाँ इक्विलिब्रियम है, कहाँ वो बेसिकली खुश है, स्टेबल है, तो तब तक हमें क्या लगेगा, उसका बिहेवियर हम पढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपका बेसिकली क्या ही आएगा, सबसे पहले आपकी आएगा, आपकी इसकी स्टेटमेंट आएगी। फिर से स्टेटमेंट लिखोगे तो स्टेटमेंट आपको यहाँ से यहाँ तक लिखनी है, यहाँ से स्टार्ट करनी है। कंज्यूमर विल बी इन द इक्विलिब्रियम व्हेन ही स्पेंड्स हिज इनकम ऑन दिस परचेस। मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की आपको डेफिनेशन। सबसे पहले जब स्टार्ट किया था हमने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, हमने सबसे पहले यही डिस्कस किया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, कब इक्विलिब्रियम होगा कि जब उसे इनकम दी जाए और वो खर्च करता है डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज में, ताकि उसकी क्या हो जाए, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाए। जो उसे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। सो ये आपकी क्या होती है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब इस केस में कि जब वो एक ही कमोडिटी कंज्यूम करेगा, ठीक है, तो इसके कुछ एजम्पशंस हैं। इसके एजम्पशंस क्या है? देखिए, सबसे पहला एजम्पशन है कि कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए। कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन कौन सा आएगा बेटा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कॉमोडिटी केस, ठीक है। या क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस यूजिंग वन कॉमोडिटी अप्रोच, ठीक है। तो जहां पे भी आपको वन कॉमोडिटी मिल गया तो वहां पर समझ लीजिए यही क्वेश्चन लिखना है आपको। दिस इज क्वेश्चन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, क्योंकि हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ रहे हैं किस केस में, वन कॉमोडिटी केस में, ठीक है। तो उसके बाद एजम्पशंस लिखने हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको वो बता दिया, स्टेटमेंट आप लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, कंज्यूमर से लेके सर्कमस्टांसेस तक। दूसरा आप लिखेंगे एजम्पशंस, ठीक है। एजम्पशंस क्या है? इट इज एज्यूम दैट अ कंज्यूमर इज रैशनल एंड ही एम्स एट मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी फ्रॉम हिज परचेसेस। मतलब कंज्यूमर क्या है, रेशनल है, और उसे क्या है, अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने का उसके पूरी जानकारी है और वो उसे पूरी करेगा, ठीक है। सेकंड है, दैट इज अ यूटिलिटी अप्रोच मेक्स द असम्पशंस ऑफ द कार्डिनल यूटिलिटी। कहने का मतलब है, हम ये मानते हैं कि जो यूटिलिटी है हम उसे मेजर कर सकते हैं कार्डिनल नंबर में। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये 1 2 3 4 आपने यूनिट्स उसे कंज्यूम किया, तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी आप एक किसी नंबर में शो कर पा रहे हैं। जैसे हमने ऊपर किया, शो 10 7 4 3, है ना। तो बेसिकली हमने क्या किया, मार्जिनल यूटिलिटी को नंबर्स में शो किया। वही ये पॉइंट बता रहा है कि आप अपनी जो मार्जिनल यूटिलिटी है या यूटिलिटी है उसे आपको नंबर में शो करना पड़ेगा, या आपको क्या शो करना पड़ेगा, कार्डिनल में। तभी तो हम क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी पढ़ रहे हैं। बेसिकली हमने किया क्या यहाँ पे, हमने यूटिलिटी को नंबर्स में शो कर दिया, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, या जैसे प्रोफेसर मार्शल की थ्योरी बोला जाता है, या जिसे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने बेसिकली दिया था, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट समझ में आ गया कि आपका जो यूटिलिटी है वो किस में मेजर होनी चाहिए, नंबर से मेजर होनी चाहिए, ठीक है। सो यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन द मनी टर्म्स, है ना, मनी टर्म्स के मतलब मनी में या कोई अमाउंट में, बेसिकली नंबर में,
थर्ड है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग होना चाहिए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी जो मैंने ऑलरेडी आपको 6 नंबर का बता दिया कि ये चीज़ फॉलो होनी चाहिए, मतलब जैसे जैसे आप यूनिट्स बढ़ा रहे हैं आपकी जो एमयू है वो फॉल होनी चाहिए, मार्जिन यूटिलिटी फॉल होनी चाहिए। तो बस इतने 3-4 पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा, 3 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ फॉर द अजम्पशंस, उसके बाद चाहे तो वही पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए ये जरूर लिखिएगा, कंज्यूमर की जो इनकम है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, कंज्यूमर की इनकम ना बढ़ेगी ना कम होगी, उसकी वो इनकम है कांस्टेंट रहेगी। तो वेरी वेरी सिंपल, इन्होंने एक एग्जांपल ले लिया है यहाँ पे, देखिए कि यूनिट्स ऑफ शर्ट, तो जैसे जैसे आपने क्या है शर्ट की यूनिट बढ़ाए 1 2 3 4 5, उससे मिलने वाली जो मार्जिन यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, हो रही। देखो पहले जब आपने 7, ये यहाँ पे ध्यान रखें टोटल का मतलब नहीं है, टोटल यूटिलिटी यहाँ पे नहीं है, यहाँ सिर्फ मार्जिन यूटिलिटी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अजम्पशन क्या था इसका कि लॉ ऑफ डीएमयू होनी चाहिए, तो लॉ ऑफ डीएमयू बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, यूनिट्स ऑफ वो पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, मार्जिन यूटिलिटी पढ़ते हैं। तो जब हमने पहली कंज्यूम की तो 700 मिली, दूसरी कंज्यूम की तो 650, तीसरी कंज्यूम की तो 600, 400 कंज्यूम की तो 500, पाँचवीं कंज्यूम की तो 350। तो आप देखिए जैसे जैसे आपने यूनिट्स बढ़ाए आपकी मार्जिन यूटिलिटी फॉल हो रही है, और वही चीज़ बेसिकली आपका क्या है, आपने इस डायग्राम में शो करनी है। देखिए आपकी माम्यू फॉल हो रही है ना, जब आप क्या कर रहे थे फर्स्ट, जब यूनिट कर रहे थे तो आपकी कितनी है 700 सॉरी। ठीक है, जब दूसरी कंज्यूम की तो आपकी 650, तीसरी कंज्यूम की तो आपकी 600। ठीक है 600। ठीक है, अब आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कहाँ होगा, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, सिंपली जहाँ पे हमारा प्राइस किसके बराबर हो रहा है, सिंपल प्राइस किसके बराबर हो जाएगा, एमयू के बराबर। अब मैं आपको पूरा समझाता हूँ, देखिए होता क्या है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखनी है, यहाँ से है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब उसे मैक्सिमम इनका उसे सेटिस्फैक्शन होता है, या टोटल यूटिलिटीज़ की सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होती है जब वो मुझे इनकम दे देते हैं। ठीक है, तो ये होता है उसका बेसिकली स्टेटमेंट। उसके बाद मैंने आपको एजम्पशंस बता दिए। एजम्पशंस क्या है, सबसे पहले कि कंज्यूमर समझदार होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि मुझे अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है, प्लस जो यूटिलिटी है वो किस में मेजर होनी चाहिए, नंबर्स में मेजर होनी चाहिए, और आपका लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद आप लिखेंगे, आप एग्जाम्पल देंगे, आप एक एग्जांपल देंगे कि सबसे पहले मान लेते हैं कि एक शर्ट, सब एक कंज्यूमर क्या कर रहा है कि शर्ट यूज़ कर रहा है, और वो शर्ट का प्राइस कितना है, शर्ट का प्राइस है मान लीजिए ₹600। देखिए ये शर्ट का प्राइस है। ठीक है, अब ये शर्ट का प्राइस है, अब ये है नंबर ऑफ शर्ट वो यूज़ कर रहा है, तो फर्स्ट यूनिट से उसे मिल रही है 700, उसकी यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है, अब दूसरे में कितनी मिल रही है, 650 मिल रही है, तीसरे में क्या है 600 मिल रही है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसका प्राइस ऑफ द शर्ट किसके बराबर हो जा रहा है, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर। तो वन कॉमोडिटी केस में कंज्यूमर कहाँ इक्विलिब्रियम होगा, जहाँ प्राइस किसके बराबर हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो जाएगा। अब वही चीज़ इन्होंने डायग्राम में शो कर रखी है। देखो ये प्राइस था शर्ट का, ये मार्जिनल यूटिलिटी थी उसकी, तो कहाँ इंटरसेक्ट हुए, 600 पे। मतलब कहने का मतलब है जहाँ पे प्राइस किसके बराबर हो गया, एमयू का हो गया। अब देखिए अभी आपका तो सिंपल, आपको क्या है, आप कोई दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं। आप शर्ट अगर मान लीजिए, शर्ट का प्राइस अगर मान लीजिए यहाँ 3 या 500 होता, ठीक है, तो इसकी फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होता है, ये होता फिर। क्यों, क्योंकि आपका जो ई पॉइंट है फिर यहाँ इंटरसेक्ट करता, फिर वो ऐसे होता, फिर 500 पे हम प्राइस ले लेते, और ये आपका एमयू फिर यहाँ होता, तो ये बेसिकली ये पॉइंट होता। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम कब होगा, जब प्राइस किसके बराबर हो जाएगा, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर। तो ये उसकी मार्जिनल यूटिलिटी का टेबल दे रखा है, और प्राइस कितना है 600। ठीक है, प्राइस ध्यान रखना अलग चीज़ है और ये मार्जिनलिटी अलग चीज़ है। तो प्राइस 600 रुपीज़ है, तो एक में मिले उसे 700 यूटिलिटीज मिल रहे हैं इन रुपीज़, और दूसरे में आपको 600, 650 का उसे यूटिलिटी मिल रही है, और 300 मिल रही है 600 की यूटिलिटी। तो थर्ड पे इक्वल हो जा रहा है प्राइस इसका, है ना, शर्ट का। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो बेसिकली आपको क्या लिखना है 6 मार्क्स के लिए, सबसे पहले तो आपको ये लिखना है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आपको एजम्पशंस लिखने हैं 3, मैंने आपको 3 एजम्पशन बता दिए, ये फोर्थ वाला भी ईजी, ये भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, आपको डायग्राम बनाना है, इस डायग्राम बनाने के बाद लिखना है आपको एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन लिखना है, और एक्सप्लेनेशन में जो अगर पॉइंट वाइज लिखने हैं आप पैराग्राफ वाइज लिखिए, वो ज़्यादा बेटर है। आप ये लिखेंगे, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ कंज्यूमर कंज्यूमिंग द शर्ट या बाइंग द शर्ट ऑफ प्राइस, ओके, ₹600 ईच शर्ट, ये जरूर लिखिएगा इसके बाद। ठीक है, अब उसके बाद आप लिखिएगा सिंस एट थर्ड यूनिट, इसका जो थर्ड यूनिट जब कंज्यूम करेगा, एट थर्ड यूनिट पे क्या है, आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द शर्ट्स इज इक्वल टू प्राइस। ओके, आप लिखिएगा एट द थर्ड यूनिट द मार्जिनल यूटिलिटी, एट द थर्ड यूनिट ऐसे लिखिएगा, एट द थर्ड यूनिट the marginal utility, the marginal utility of shirt, mu of shirt is equal to the mu of shirt is equal to the price। मतलब इस यूनिट पे जो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी 600 है और इसका प्राइस भी 600 है,
तो ये इसकी क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। अब वही चीज़ शो कर रखी है, देखिए इसका प्राइस कितना था शर्ट का, यहाँ पे आपका क्या है 600 रुपये है। देखो प्राइस इसलिए यहाँ पे 600 पे लाइन खींची हुई है, इसका मतलब ये शर्ट का प्राइस है। ये इसकी मार्जिनल ड्यूटी फॉलो हो रही है, जहाँ पे प्राइस MU के बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका नंबर ऑफ शर्ट्स, तो थर्ड शर्ट पे आपका मैक्सिमम यूटिलिटी हो रही है, मतलब वो इस शर्ट की 600 पे 3 शर्ट ही खरीदेगा बस। तो ये है आपकी पूरी वन कॉमोडिटी केस। तो बेसिकली इसमें एक आपको कंडीशन याद रखनी है, कंडीशन क्या है, P = MU, और ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम बहुत सिंपल है, P कांस्टेंट रहेगा आपका 600 पे ही है, MU फॉलो होगी जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे इक्विलिब्रियम है, दैट्स इट। ठीक है, आपको अब आई होप नाउ यू कैन ईजिली, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या होगा, वो अपनी उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। सो एट दिस पॉइंट ही विल अटेन द मैक्सिमम यूटिलिटी। तो बेसिकली इस कॉमोडिटी के वो कितने यूनिट्स खरीदेगा, 3 यूनिट्स खरीदेगा। उसके बाद वो 4th यूनिट नहीं खरीदेगा, ध्यान रखना 4th और 5th यूनिट नहीं खरीदेगा। क्योंकि उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी प्राइस से। तो जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी उसकी कम है प्राइस से, तो डेफिनेटली यहाँ वो उसे लगेगा कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। ठीक है, और यहाँ तक 700 है, तो अभी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है प्राइस से। देखो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपकी MU ज़्यादा है प्राइस से, तो डेफिनेटली वो और खरीदेगा। कब तक खरीदेगा, जब दोनों की बराबर नहीं हो जाती। जहाँ पे दोनों बराबर हो जाएगी मतलब उसका सेटिस्फेक्शन उसके प्राइस के बराबर हो जाएगा, तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो बेसिकली ये है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, E पॉइंट, जहाँ पे MU इक्वल टू प्राइस है। जब MU ग्रेटर दैन प्राइस है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि जब मार्जिन यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा है तो कंज्यूमर क्या खरीदेगा, बिल्कुल खरीदेगा। और कब, जब मार्जिन यूटिलिटी प्राइस से कम है तो कंज्यूमर क्या खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। सो बेसिकली आपको ये डायग्राम के बाद ये 3 पॉइंट भी बताने हैं आपको, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट भी बताने हैं कि व्हेन MU इज ग्रेटर दैन P सो कंज्यूमर विल बाय, व्हेन MU इज इक्वल टू P कंज्यूमर इज स्टेबल। ठीक है, यहाँ पे कंज्यूमर विल बाय मोर, यहाँ पे कंज्यूमर नहीं खरीदेगा, बस इतना ही खरीदेगा जितने भी खरीद रहा था वो, अगर प्राइस इक्वल हो जाएगा। और तीसरे पे जब MU क्या है, लेस देन प्राइस है, मतलब प्राइस ज़्यादा है, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं खरीदेगा। तो 4th और 5th यूनिट नहीं खरीदेगा, अप टू 3rd यूनिट ही वो खरीदेगा, और 3rd पे क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद उसे आप शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। अब ये हो गया हमारा वन कॉमोडिटी केस में। ठीक है, हमने ये सब डिस्कस कर लिया, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए जो मैंने ऊपर आपको बता दिया कि है ना, कि एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा, MU क्या होगा, प्राइस के बराबर होगा, MU इज इक्वल टू द प्राइस। तो बेसिकली पूरी जो थ्योरी है इसकी यही है, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। तो मैंने सबसे पहले देखिए क्या लिखिएगा, सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट लिखिएगा। ठीक है, स्टेटमेंट लिखिएगा। ओके, दूसरा आप लिखिएगा आपका दैट इज़ योर अजम्पशंस। ठीक है, तीसरा आपको डायग्राम बनाना है। चौथा आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है। एक्सप्लेनेशन मैंने ऐसे बताया कि लेट अस सपोज द कंज्यूमर इज बाइंग द शर्ट एंड द प्राइस ऑफ द ईच शर्ट इज 600। ठीक है, सो कंज्यूमर विल बी द इक्विलिब्रियम एट 3rd यूनिट। उसके बाद आपको तीनों यूनिट समझाने हैं, तीनों कंडीशन समझानी है कि जब MU क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन P है, तो कंज्यूमर यहाँ पे और खरीदेगा। जब इक्वल टू P हो जाएगा, यहाँ पे बस बंद कर दे खरीदना, मतलब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और जब MU P से कम होगा तो यहाँ पे वो बिल्कुल नहीं खरीदेगा। तो इस पर्टिकुलर दोनों इस पॉइंट तक ही खरीदेगा, एट पॉइंट E ही खरीदेगा। उसके बाद अगर खरीदता है तो उसे फिर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो एक बार जब पढ़ लेंगे आपको एग्जैक्टली सेम चीज़ वही जो मैंने बोली है, जो समझाई है वही आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, दैट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। देखिए ये पूरा चैप्टर आपका क्या है, कंज्यूमर के बिहेवियर को पढ़ रहा है। आपको पता है कि किसी भी इकोनॉमी के लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है कि कंज्यूमर के बिहेवियर को पढ़ा जाए। तो इकोनॉमिक्स में 2 तरह की थ्योरीज हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को पढ़ने के लिए। सबसे पहले है गिवन बाय द प्रोफेसर मार्शल, दैट इज कॉल्ड द आपकी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस and marginal utility analysis. Okay, these are the 2 theories which are given by the Professor Marshall. दूसरी जो थ्योरी है बेसिकली ये थ्योरी है आपकी, दैट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ओके, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, यहाँ जिसे हिक्सियन थ्योरी बोला जाता है बिकॉज इट वॉज गिवन बाय J.R. हिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आपको ये थ्योरी समझने से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इस थ्योरी में क्या कमी थी। जो प्रोफेसर मार्शल ने जो थ्योरी दी थी विच वी हैव कवर्ड इन द पार्ट 1, उसमें क्या कमी थी। ठीक है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्या करेंगे, आप इजीली इस चीज़ से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए
जो प्रोफेसर मार्शल ने जो थ्योरी दी थी दैट वाज मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी कंज्यूमर, कोई भी जब एप्पल या कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करता है, लेट सपोज एक एप्पल कंज्यूम कर रहा है, मान लीजिए उसने पहला एप्पल खाया, तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होता है जिसे हम यूटिलिटी में डेराइव करते हैं, वो क्या होता है, नंबर्स में होता है। मान लीजिए आपने एक एप्पल खाया तो आपको 10 यूटिलिटी मिली, आपने दूसरा एप्पल खाया तो आपको 17 मिल गई, तीसरे खाने पे आपको 25 मिल गई। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली जो सेटिस्फेक्शन आपको इनसे मिल रहा है वो क्या हो रहा है, नंबर्स में शो हो रहा है। तो क्या रियल लाइफ में ये पॉसिबल है? क्या आप क्या करते हो, क्या रियल लाइफ में कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हो तो आप ये बताते हो कि मुझे एक एप्पल खाने से मुझे 10 यूटिलिटी मिली, या दूसरा एप्पल खाने से फिर मुझे 17 यूटिलिटी मिली, या मुझे मोमो खाने से 50 यूटिलिटी मिली, या मुझे मैक्रोनी खाने से 25 यूटिलिटी मिली? तो आप बेसिकली कोई भी जब कंजप्शन करते हो किसी भी कॉमोडिटी का, उसमें आप यूटिलिटी नंबर में मेजर नहीं करते हो, लेकिन आप एक चीज़ कर सकते हो, आप रैंकिंग दे सकते हो, है ना। कि फॉर एग्जांपल आपको क्या है कि मैक्रोनी ज़्यादा पसंद है किससे, आपको मैगी से, है ना, और मैगी ज़्यादा पसंद है आपको चाउमीन से। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, एक ऑर्डरिंग कर सकते हो। अब ऑर्डरिंग से भी समझा जा सकता है कि कंज्यूमर बेसिकली किसको प्रेफर करता है ना, कि कितने कौन सा कॉम्बिनेशन प्रेफर करता है ना, कौन से डिफरेंट डिफरेंट गुड्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस प्रेफर करता है। ठीक है, तो ये चीज़ है बेसिकली रैंकिंग पे आपकी क्या है, क्या कर सकते हैं कि डिनोट करती हैं, आपकी डिपेंड करती है। यहाँ पे लिखा भी है द टर्म ऑर्डिनल मीन्स रैंकिंग और ऑर्डरिंग लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो बेसिकली हम इसमें कंज्यूमर क्या करता है, सिंपली क्या करता है, कंपेयर करता है डिफरेंट डिफरेंट गुड्स की यूटिलिटी विदाउट मेजरिंग इन द नंबर्स। ओके, वो यहाँ पे नंबर्स में मेजर नहीं करेगा, बस उसे फील करेगा और उसे क्या करेगा, एक रैंकिंग दे देगा उन सबको। और उसकी वजह से क्या होगा, हमें कंज्यूमर के बिहेवियर को फाइनली ये पता लगेगा कि वो कौन सी गुड बेसिकली खरीदेगा और कौन से गुड्स को नहीं खरीदेगा, या कहाँ पे उसे क्या होगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हियर। अब देखिए, जो पहला टॉपिक है जो आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए, दैट इज द इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब ये इनडिफरेंस कर्व सबसे पहले आपका 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है और आपका 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो अगर 2 मार्क्स के लिए आप आता है तो आपको ये सिंपली ये लिखना है। देखिए, अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इनडिफरेंस कर्व पूरा एक अलग वीडियो में कवर कर रखा है, जिसका मैंने बोला था कि चैप्टर 3 आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको दूसरी वीडियोस में आपको इसी प्लेलिस्ट में आपको मैंने बिल्कुल सीरियल वाइज एक्सप्लेन कर रखा है इंडिफरेंस कर्व, बहुत अच्छे से आपको मैंने बेसिकली बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रखा है। सो यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व एंड हाउ यू विल अटेम्प्ट इट। तो मैंने वो पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं। ठीक है, इंडिफरेंस मैप देखिए, इंडिफरेंस मैप कुछ नहीं होता, जब बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व आपके एक ही ग्राफ में शो हो जाते हैं, दैट इज इंडिफरेंस मैप। ठीक है, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, इसकी भी एक वीडियो मिल जाएगी आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, देन यू विल गेट द बेसिकली दिस वन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 6 मार्क्स क्वेश्चन। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस को कितने मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, और इसकी एक्सप्लेनेशन आपको इसी बेसिकली आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे सकते हैं। अब ये 6 मार्क्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और इसको कैसे अटेम्प्ट करना है मैंने इसकी पूरी सेपरेट वीडियो बना रखी है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, आप जरूर देखिएगा। तो एक तो आपका ये क्वेश्चन बनता है आपका 6 मार्क्स का। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में भी बन सकता है। तो 3 मार्क्स का आता है तो आपको कोई भी 2 से 3 प्रॉपर्टीज आप एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरी बात है आपका ये बजट लाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका 3 मार्क्स के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने कवर करा रखा है। देन इट इज नेक्स्ट इज दैट वन, दैट इज योर कंज्यूमर बिहेवियर थ्रू इनडिफरेंस, ये भी आपका 6 मार्क्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर को मैंने डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में कवर कर रखा है, तो ये पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो ईच एंड एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर।
तो बेसिकली आपको पढ़ना क्या है इस चैप्टर में फिर से बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले तो इंट्रो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। अब क्वेश्चन वाइज कैसे बनेंगे, सबसे पहला आपका क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। ओके, ये बेसिकली 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे डेफिनेशन भी आ सकती है कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। तो 2 मार्क्स की डेफिनेशन आएगी, तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये ब्लैक वाला आपको जो सिंपली आपको लिखना है कि ये जो कर्व है जो कि कॉम्बिनेशन शो करता है टू गुड्स का विच शोज द इक्वल सेटिस्फैक्शन गिव्स द इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। मैंने इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है दूसरी वीडियो में, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। तो सबसे पहले 2 मार्क्स की आपकी डेफिनेशन आएगी, तो सिर्फ आपको डेफिनेशन लिखनी है। अगर 3 मार्क्स में ऐसा आता है कि एक्सप्लेन इंडिफरेंस कर्व विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो आप तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, देन यू हैव टू मेक दिस शेड्यूल। ओके, ये आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा और शेड्यूल के बाद आपको ये बेसिकली डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। सो 3 मार्क्स में 3 चीज़ें कवर हो जाएंगी, सबसे पहले डेफिनेशन, फिर शेड्यूल, फिर डायग्राम। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है, तो ये 3 मार्क्स में आ सकता है। तो आपको इसको ये भी आपको ध्यान में ये बनाना पड़ेगा और बेसिकली आपको इसकी क्या करनी पड़ेगी, डेफिनेशन देनी पड़ेगी, जो कि आपको ये है डेफिनेशन आपकी ब्लैक हेडिंग में मिल जाएगी। आपको ये लिखना पड़ेगा एंड सिंपली यू हैव टू मेक दिस डायग्राम। ओके, सो बेसिकली इंडिफरेंस मैप होता क्या है, जिसमें एक ही ग्राफ में आपको एक से ज़्यादा आपको आईसी कर्व देखने को मिलते हैं। देखिए इसमें IC1, इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3, इंडिफरेंस कर्व 4। तो आपको 4 इंडिफरेंस कर्व देखने को मिल रहे हैं एक ही इंडिफरेंस, बेसिकली एक ही ग्राफ में। सो दैट इज कॉल्ड द इंडिफरेंस मैप सिंपली। अब आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये आपका 2 मार्क्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द 3 मार्क्स। कैसे अटैम्प्ट करना है मैंने इस एक अलग सी वीडियो इसके लिए बना रखी है, जो कि आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है ये आ सकता है 2 मार्क्स के लिए कि व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। तो सबसे पहले रेशनल की कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि वो एक समझदार इंसान होना चाहिए और वो अपनी कोशिश करेगा अपनी इनकम स्पेंड करके कि मैक्सिमम उसे सेटिस्फेक्शन हो। ठीक है, वो एक रैशनैलिटी शो करता है। दूसरी बात है ऑर्डिनल यूटिलिटी है, यहाँ पे नंबर्स में मेजर नहीं करेगा, यहाँ पे बेसिकली वो रैंकिंग करेगा कि कौन सा उसे ज़्यादा गुड पसंद है या कौन सा उसे कॉम्बिनेशन ज़्यादा पसंद है। ठीक है, ये 2 चीज़ें आप याद रख सकते हैं, बाकी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द 6 मार्क्स। इसमें आपको सारी ही प्रॉपर्टी पढ़ के जानी है अच्छे से, और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत अच्छे से दे रखा है। ठीक है, चलिए, जो आपको जिसको आपका लिंक आपको सॉरी जिसका आपको वीडियो आपकी इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। देन नेक्स्ट आपका बजट लाइन, ये आपके 2 मार्क्स डेफिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 3 मार्क्स के लिए। तो 3 मार्क्स के लिए आएगा तो सबसे पहले आपको इसकी बजट लाइन की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपको ये डायग्राम भी आपका बनाना है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दे रखी है। ओके, नेक्स्ट है दैट इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आपके इस चैप्टर में देखिए 3 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थे, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग 1 कमोडिटी केस, वो भी 6 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट था। दूसरा है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग 2 कमोडिटी केस, ओके, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 6 मार्क्स। और ये आपका तीसरा है दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ओके, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है 6 मार्क्स के लिए। तो बेसिकली आपका जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है उसमें एक ही आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। ठीक है, सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो ये आपका 6 मार्क्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कैसे अटैम्प्ट करना है विद द नोट्स मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो इसी में बना रखी है, जो कि आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो मैंने पूरा चैप्टर आपका बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और ये मेन वीडियो मैंने आपको एक एक्सप्लेन करने के लिए बता दी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे आपको अटैम्प्ट करना है, और आपको बेसिकली एक्सप्लेनेशन दूसरी वीडियो से मिल जाएंगी। सो थैंक यू सो मच।